हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कमेंट ऑन मूवमेंट इन नेपाल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आपको यहाँ पे कमेंट करना है उस मूवमेंट के बारे में, उस आंदोलन के बारे में जो कि नेपाल में किया गया था। और ये जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो किस चीज के लिए था? डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। डेमोक्रेसी क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट्स की जो पीपल होते हैं, जो आम जनता होती है, वो अपनी सरकार खुद चुनती है वोट्स के जरिए, इलेक्शन के जरिए, चुनावों के जरिए। और रीस्टोर यानी कि वापस से लाना। तो यानी कि स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी को वापस से लाने के लिए नेपाल में एक आंदोलन चलाया गया, एक मूवमेंट चलाया गया और इसी मूवमेंट के ऊपर आपको कमेंट करना है यानी कि डिटेल में बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो स्टूडेंट्स आज से अगर बहुत समय पहले की बात करें तो पहले डेमोक्रेसी नहीं थी। पहले के समय में राजा महाराजाओं का समय था जहाँ पे राजा की मोनार्ची होती थी। मोनार्ची मतलब कि जो चाहे वो कर सकते हैं, वहां के वो एक ही राजा है और सब चीजें वही कंट्रोल करते थे, इसी को बोलते हैं मोनार्ची। तो बहुत पहले के समय में राजा महाराजाओं का समय था, तब डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसके बाद कुछ स्ट्रगल्स हुए, मूवमेंट्स हुए और एक एक करके कुछ कुछ कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते गए। तो जो सबसे पहली बार में कुछ देशों ने डेमोक्रेसी अपनाए थे तो उसको बोला गया फर्स्ट वेव। ऐसी सेकेंड टाइम एक लहर चली जिसमें कुछ देशों ने फिर से डेमोक्रेसी अपनाए और ऐसी तीसरी लहर चली, थर्ड वेव आई जब नेपाल ने डेमोक्रेसी को अपनाया था। तो नेपाल जो है वो एक ऐसा देश है जो कि थर्ड वेव में इन्होंने अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट किए थे यानी कि डेमोक्रेसी अपनाए थे। और ये बात है ईयर 1990 की। तो नेपाल के डेमोक्रेसी अपनाने के बाद हालांकि जो किंग थे, जो राजा थे, वो उस देश के हेड जो है वो फॉर्मली रूप से ही बने हुए थे। फॉर्मली यानी कि फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ बोलने के लिए कि वो उस देश के हेड थे, मेन थे। पर जो रियल पावर्स थे, जो रियल शक्तियां थी, वो दी गई थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि वो नेता या वो लीडर जिसको जनता ने इलेक्शन के जरिए चुना हुआ था। तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो नेता थे, जो लीडर थे, वही रियल पावर्स को एक्सरसाइज करते थे यानी कि यूज करते थे। राजा कुछ भी यूज नहीं कर पाता था, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वहां का हेड था, उस देश का हेड था। और जो रियल पावर्स थे वो यूज करते थे चुने हुए नेता, जिनको जनता ने चुनी है, वही यूज कर पाते थे। तो वो राजा थे, राजा बीरेंद्र, किंग बीरेंद्र, जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, इस बदलाव को एक्सेप्ट किया। और ये बदलाव था एब्सोल्यूट मोनार्ची यानी कि सिर्फ एक राजा की राजशाही रहे, राजा ही पूरी राज कर रहा है देश पे। तो उस चीज को चेंज किया गया था और नई चीज आई थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यानी कि संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब देश को चलाया जाएगा, सरकार बनाई जाएगी और उस हिसाब से डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जनता खुद चुनेगी कि अब यहाँ की सरकार, इस देश को कौन चलाने वाला है। तो ये जो बदलाव था, जो ट्रांजिशन था एब्सोल्यूट मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के लिए, इसको एक्सेप्ट करने वाले किंग थे किंग बीरेंद्र। तो क्योंकि किंग बीरेंद्र ने डेमोक्रेसी को अपनाया था, इसलिए उनकी रहस्यमय तरीके से एक हत्याकांड के जरिए उनको मार दिया गया। उनकी रॉयल फैमिली में, उनके शाही परिवार में उनकी रहस्यमय तरीके से हत्याकांड के जरिए उनको मार दिया गया। तो किंग बीरेंद्र के मर जाने के बाद जो नए राजा बने वो थे किंग ज्ञानेंद्र। अब क्योंकि वो नेपाल के नए राजा थे और वो डेमोक्रेसी को अपनाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने इसकी कमजोरी का, और ये क्योंकि डेमोक्रेसी तब उतनी पॉपुलर नहीं थी, तो अनपॉपुलरिटी और वीकनेस यानी कि कमजोरी का फायदा उठाया। एंड इसलिए उन्होंने फरवरी 2005 में राजा ने उस समय जो चुने हुए जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रधानमंत्री थे, उनको डिसमिस कर दिया। डिसमिस कर दिया यानी कि बर्खास्त कर दिया, उनको जॉब से हटा दिया। एंड इसके साथ ही जो चुनी हुई पार्लियामेंट थी, जो संसद थी, पार्लियामेंट यानी कि जो टीम थी जो कि लॉ बनाती थी और उसको लागू करती थी, तो जो भी ये चुनी हुई संसद थी, पार्लियामेंट थी, उसको डिसॉल्व कर दिया यानी कि भंग कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि इन समरी ये बोल सकते हैं आप कि डेमोक्रेसी को हटा दिया। इसका रीजन सिर्फ यही था क्योंकि वो इस डेमोक्रेटिक रूल को, जो डेमोक्रेसी का जो शासन था, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, उसके लिए तैयार नहीं थे। और क्योंकि उस समय ये इतनी पॉपुलर भी नहीं थी और कमजोर भी थी, और उसी का फायदा उठा करके उन्होंने डेमोक्रेसी को, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिए। और ये बात है फरवरी 2005 की। एंड इसके अगले कुछ समय तक, लगभग 1 साल तक के किंग ज्ञानेंद्र ने ही शासन चलाया
नेपाल के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर एक मूवमेंट आया, एक आंदोलन आया, और ये बात है अप्रैल 2006 की। एंड इस मूवमेंट का जो एम था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि राजा से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको वापस से पा लेना, रिगेन करना। एंड इसीलिए उस समय पे जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, राजनीतिक दल थे, उन्होंने संसद में एक अलायंस बनाए। अलायंस यानी कि गठबंधन बनाए, आपस में मिल गए, और ये पार्टीज थी 7। एंड इसलिए इस गठबंधन का नाम दिया उन्होंने 7 पार्टी अलायंस, SPA, स्पा, S फॉर 7, P फॉर पार्टी, A फॉर अलायंस। तो उन्होंने 7 पार्टियों ने एक गठबंधन बनाए, अलायंस बनाए संसद के अंदर, और इन 7 पार्टियों ने मिलकर के 4 दिन के लिए स्ट्राइक किए, हड़ताल किए काठमांडू के अंदर। काठमांडू क्या है स्टूडेंट्स? नेपाल की कैपिटल है। तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू में उन्होंने 4 दिन के लिए हड़ताल किए। ये जो स्ट्राइक थी, जो हड़ताल थी, शुरू तो की गई थी सिर्फ 4 दिन के लिए, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था, जो विरोध था, ये बहुत ही जल्द चेंज हो गया इनडेफिनिट स्ट्राइक में। यानी कि ये जो हड़ताल है कब खत्म होगी किसी को पता नहीं है, कुछ डिफाइन नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। यानी कि बहुत लंबे समय के लिए अभी हड़ताल चलने लगी, जिसमें माओइस्ट यानी कि नक्सलाइट विद्रोहियों ने भी ज्वाइन किया। इनके साथ ही साथ और भी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो संगठन थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, उनको साथ दिया, और डेमोक्रेसी को वापस लाने की डिमांड के लिए लगभग रोज 1 लाख लोग वहां पे जमा होने लगे इस आंदोलन में। धीरे धीरे इन प्रोटेस्टर यानी कि विरोधियों का, जो विरोध कर रहे थे किंग ज्ञानेंद्र का, तो इनका जो नंबर है यानी कि जो प्रोटेस्टर थे, ये लगभग पहुंच गए 3 से 5 लाख के बीच में। और ये बात है 21 अप्रैल 2006 की। प्रोटेस्टर ने मिलकर के वहां के राजा को अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम का मतलब है अंतिम चेतावनी दे दी कि अब आपको डेमोक्रेसी को अपनाना होगा और आपके शासन को छोड़ना होगा। तो इस अल्टीमेटम की अंतिम चेतावनी की जो लास्ट डेट थी वो थी 24 अप्रैल 2006। तो इस वजह से इस 24 अप्रैल 2006 के दिन राजा को मजबूरी में जनता की सारी डिमांड्स, तीनों ही डिमांड को कॉन्सीड करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, अपनाना पड़ा, मानना पड़ा। और उसके बाद जो 7 पार्टी अलायंस थी, उन्होंने गिरिजा प्रसाद कोइराला को नया प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री घोषित किया उस समय इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? एक ऐसी सरकार जिसको अभी तुरंत बनाया गया है, जिसमें लोगों ने फिलहाल वोट देकर के इलेक्शन के जरिए नहीं चुना है, लेकिन फिलहाल टेम्पररी टाइम के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको बोला जाता है इंटरिम गवर्नमेंट। फिलहाल जो टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको बोला जाता है इंटरिम गवर्नमेंट। तो इस तरीके से 7 पार्टी अलायंस ने टेम्पररी गवर्नमेंट के लिए जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चुना था वो थे गिरिजा प्रसाद कोइराला। और इस तरीके से जो पार्लियामेंट थी, जो संसद थी, वो वापस से रिस्टोर हो गई, यानी कि डेमोक्रेसी वापस आ गई थी। और इस तरीके से उन्होंने वहां पे एक लॉ पास कर दिए, कानून पास कर दिए, जिसके अकॉर्डिंग किंग के पास, राजा के पास जितने भी पावर्स थे उनको वापस ले लिया गया, और अब जो सारे पावर्स थे वो पार्लियामेंट को दे दिए गए। और इस तरीके से 2008 में जो मोनार्ची था, यानी कि जो राजा का शासन था, किंग शासन को कंप्लीटली एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एंड इस तरीके से नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। फेडरल का मतलब होता है स्टूडेंट्स की देश को चलाने के लिए वहां पे अलग अलग सरकारें बनाना, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक यानी कि वहां की जनता ही गवर्नमेंट को चलाने के लिए नेताओं का, लीडर्स का चुनाव करती है इलेक्शन के जरिए। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि ऐसा देश जहां पे जनता खुद अपना नेता या लीडर या ऐसे लोगों को चुनती है जो कि सरकार चलाएगी, गवर्नमेंट चलाएगी वहां पे, तो उसको बोला गया रिपब्लिक। तो इस तरीके से नेपाल फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। और 2015 में वहां पे एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं संविधान, यानी कि एक ऐसी बुक जहां पे किसी भी देश को या सरकार को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। तो वहां पे यानी कि नेपाल में 2015 में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया, और इस तरीके से फाइनली नेपाल में डेमोक्रेसी वापस आ गया। इसलिए ये जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, जो कि नेपाली लोगों ने किए थे, ये अपने आप में एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है पूरे देश को कि डेमोक्रेटिक्स होने के लिए या डेमोक्रेसी को अपनाने के लिए इन्होंने कितना स्ट्रगल किए। इससे बहुत कुछ हमको इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला
तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।